हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बैंकिंग कैप्सूल का पार्ट 13। इसके पहले भी हमने इसके 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप इन्हें देख सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले, सेशन चालू करने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपके कमेंट्स, क्वेरीज आप हमें ईमेल कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। फ्रेंड्स, चलिए आज का ये सेशन चालू करते हैं। ये बैंकिंग कैप्सूल का पार्ट 13। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड? द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसी है कि एक्सपोर्ट कितना हो गया है, ठीक है, माइनस इंपोर्ट कितना हो गया है। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू है, सपोज मान लो कि 100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया हमने इस साल में, और मान लो कि 80 करोड़ का इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो 100 में से 80 गए तो 20 करोड़। तो ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये 20 का बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। 20 करोड़ ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। Unless specified as the balance of merchandise trade, it normally incorporates trade in services, including earnings, interest, dividends on financial asset। जो भी कोई हमारा ट्रेड है, सर्विसेज में ट्रेडिंग होती है, ठीक है, इंक्लूडिंग अर्निंग्स, मतलब जितना भी हमने इंटरेस्ट कमाया, डिविडेंड्स कमाया एक्सपोर्ट करके, ठीक है, तो जनरली ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा। कंट्रीज एक्सपोर्ट्स माइनस कंट्रीज इम्पोर्ट्स। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, ई माइनस आई इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? ठीक है, अ लिस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली 1 year। दिस वी कैन से दैट फाइनेंशियल ईयर। पेमेंट्स इनटू द कंट्रीज, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स इनटू द कंट्री, कंट्री में आ रहा है, इसे हम कहते हैं रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स आर एंटर्ड एज पॉजिटिव नंबर। जो कंट्री में पैसा आ रहा है तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, इसे हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट। पेमेंट्स आउट ऑफ द कंट्री, पेमेंट्स आर एंटर्ड एज नेगेटिव नंबर्स कॉल्ड डेबिट्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स मतलब जा रहा है सिस्टम से, कंट्री से बाहर जा रहा है, मतलब ये डेबिट हो रहा है। ठीक है, अ सिंगल नंबर्स समराइजेस ऑल ऑफ अ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस मतलब पॉजिटिव नंबर। दिस कैन गिव सेटिस्फैक्टरी नंबर्स अबाउट द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कंट्री ने कितना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है, इसका अगर पॉजिटिव नंबर देखा जाए तो इसे सरप्लस कहते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस मतलब ज़्यादा जितना भी हमने बाहर भेजा है, ठीक है, उससे कम हमने इंपोर्ट किया है, तो इसे हम सरप्लस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ नॉस्टो अकाउंट? वेरी वेरी सिंपल, नॉस्टो अकाउंट इज मेंटेन बाय एन इंडियन बैंक इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, हमारे इंडियन कोई भी इंडियन बैंक है तो इसने फॉरेन कंट्रीज़ में दूसरे कंट्री के किसी बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन किया है, तो इसे नॉस्टो अकाउंट कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ वॉस्ट अकाउंट? वॉस्ट अकाउंट इज मेंटेन बाय अ फॉरेन बैंक इन इंडिया विद देयर करस्पॉन्डिंग बैंक। जैसे कि हम बाहर अकाउंट मेंटेन करते हैं नॉस्टो में, वैसे ही फॉरेन बैंक इंडिया में अकाउंट मेंटेन करती है, वो वॉस्टो अकाउंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज IMPS? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इट इज़ एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन्स। ठीक है, बोथ द कस्टमर्स मस्ट हैव MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफाई नंबर। फॉर दिस सर्विस वी डोंट नीड एनी GPS एनेबल्ड सेल फोन। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्रेंड्स, जैसे हम NFT करते हैं, RTGS करते हैं, फंड ट्रांसफ़र की ये दो अलग अलग सिस्टम्स है, सर्विसेज है, वैसे ही IMPS इज़ ऑल्सो ए फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। ठीक है, इससे हम मोबाइल फ़ोन से हम पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें दो कस्टमर्स के, बोथ कस्टमर सेंडर एंड रिसीवर के MMID नंबर्स होने चाहिए, जिसे हम मोबाइल मनी आइडेंटिफाई नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी GPS एनेबल सेल फोन की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ BCBS? व्हाट इज़ BCBS? Basel Committee on Banking Supervision is an institution created by the central bank governors of group of 10 nations.
तो सबसे पहले जो बेसल कमेटी मेंटेन हो गई थी, एस्टेब्लिश हो गई थी, तो ये 10 कंट्रीज़ के गवर्नर्स ने, 10 कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है, इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिबर, LIBOR? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ऐसा ही मीबर भी होता है, MIBOR, इसे मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं। वैसे ही LIBOR, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, एन इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो फंड्स, ठीक है, बोरो फंड्स, BOR, बोरो फंड्स, ऐसे ध्यान में रख सकते हैं आप, लिबर, BOR, बोरो फंड इन मार्केटेबल साइज फ्रॉम अदर बैंक्स इन द लंदन इंटरबैंक मार्केट, ठीक है। जैसे कि मान लो कि सपोज़ हम बाहर की जो कोई फॉरेन बैंक है उससे हम किसी रेट पे, जिस रेट इंटरेस्ट रेट पे हम पैसा लेते हैं, फंड बोरो करती है बैंक, अपनी इंडिया की बैंक, तो उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं LIBOR, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म कासा रिलेटेड टू अ बैंक? CASA stands for current account saving accounts. Very very simple. Current account saving account. The CASA ratio shows how much deposit of a bank has in the form of current and saving account deposit in the total deposit. जैसे कि मान लो कि कोई बैंक के पास मल्टीपल डिपॉजिट्स होते हैं, कोई फिक्स डिपॉजिट होते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, ऐसे मल्टीपल टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। तो इस टोटल डिपॉजिट्स में से जितना बैंक के पास मान लो कि 100 रुपये का डिपॉजिट है टोटल सारे कस्टमर्स का मिलके, ठीक है, तो 100 रुपये में से कासा में, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में, जो भी बैंक के सेविंग अकाउंट्स है जितने भी, और या फिर करंट अकाउंट्स है, इसमें दोनों में कितना पैसा जमा हुआ है उसे, उस डिपॉजिट को कहते हैं कासा डिपॉजिट, ठीक है। A higher CASA ratio means better operating efficiency of the bank because a current account there is no interest payable, whereas on saving accounts a tiny 3.5 या फिर 4% is payable by the bank। जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि मान लो कि बैंक के पास 100 रुपये का डिपॉजिट है और उसमें से 50 रुपये का फिक्स डिपॉजिट है, तो फ्रेंड्स बैंक को फिक्स डिपॉजिट, जिन कस्टमर का 50 रुपये है, तो फिक्स डिपॉजिट पे बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, 7%, 8% का। तो ऑब्वियसली बैंक को अपने जेब से पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और करंट अकाउंट में देखिए वही, अगर ये बात हम उल्टा कहलाते कि 100 रुपये में से 50 रुपये अगर करंट अकाउंट में है और 40 रुपये ये सेविंग अकाउंट में है, तो बैंक को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा कासा रेशो है उतनी ज़्यादा बैंक की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कासा रेशो शोज हाउ मच ऑफ द डिपॉजिट ऑफ बैंक कम्स फ्रॉम द करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज KYC? KYC is an acronym for Know Your Customer, a term used for customer identification process. It involves making reasonable efforts to determine true identity and beneficial ownership of the accounts, sources of funds, the nature of customer's business, reasonable of operations in account in relation to customer's business, etc., which in turn helps the banks to manage their risk prudently. जैसे कि कोई बंदा, कोई भी व्यक्ति बैंक के पास आता है अकाउंट ओपन करने के लिए, तो शुरुआत में उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसका बिजनेस कैसा है, या तो वो कोई अलग क्राइम तो नहीं करता, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ये सब पता होना इम्पोर्टेंट है। वो सब जानकारी के हिसाब से इस जो व्यक्ति है इसकी रिस्क फैक्टर, रिस्क कैटेगरी में उसे पेश किया जाता है। जैसे कि हाई रिस्क हो, मीडियम रिस्क हो या फिर लो रिस्क हो, उस कैटेगरी में उसे डाल दिया जाता है उसकी सारी जानकारी के हिसाब से, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ KYC गाइडलाइंस इज टू प्रिवेंट बैंक्स बीइंग यूज्ड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सके, इसे मिनिमाइज कर सके। इसलिए हर एक कस्टमर का KYC मतलब आइडेंटिफिकेशन होना कंपलसरी है, इसलिए ये KYC पॉलिसी कंसिडर की जाती है, ठीक है। 10 क्वेश्चन, व्हाट इज बेस रेट?
द बेस रेट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ अ बैंक बिलो विच इट कैनॉट लेंड except for DRI advances, loans to banks' own employees, and loans to banks' depositors against their own deposit. That is cases allowed by RBI. जैसे कि देखिए बेस रेट ये बैंक का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके नीचे बैंक कोई भी बैंक किसी कस्टमर को लोन नहीं दे सकती एक्सेप्ट DRI एडवांसेस, लोन्स टू बैंक्स ओन एम्प्लॉय। जैसे कि अगर मान लो कि SBI का बेस रेट है 7%, ठीक है, नहीं बेस रेट है 8%, तो बैंक किसी भी दूसरे व्यक्ति को, बाहर के कस्टमर को 8% के नीचे इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं दे सकती, बट वो अपने एम्प्लॉयज़ को 6% से लोन दे सकती है। या फिर बैंक के डिपॉजिटर्स को, मान लो कि कोई व्यक्ति ने बैंक के पास 1 लाख की फिक्स डिपॉजिट की है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट की है 1 लाख की एट द रेट ऑफ 5% पे उसने फिक्स डिपॉजिट की है, ठीक है। तो अगर उसे लोन अगेंस्ट उस FD रिसिप्ट जो कि डिपॉजिट है 1 लाख का, वो 1 लाख के डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर किसी कस्टमर को लोन चाहिए तो बैंक उसे दे सकती है FD के इंटरेस्ट रेट से 1% से ज़्यादा, या तो ठीक है, मान लो कि बेस रेट से थोड़ा कम होता है। तो ये RBI ने कुछ ऐसी केसेस अलाउड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ब्रिज लोन? What is bridge loan? A loan made by a bank for a short period to make up for a temporary shortage of cash. Bridge loan covers this period between buying the new and disposing the old one. जैसे कि कोई भी शॉर्ट गैप होता है, शॉर्टफॉल होता है कैश का, तो ये टेम्पररी शॉर्टफॉल जो होता है उसे कवर करने के लिए ये ब्रिज लोन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन? An open market operation is an instrument of monetary policy which involves buying or selling of government securities from or to the public and bank. जैसे कि OMO इसे कहते हैं, OMO जिसे हम कहते हैं, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय और सेल करते हैं, ठीक है, दो बैंक्स के बीच में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाइंग और सेलिंग करते हैं, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये शॉर्ट सेशन था बैंकिंग कैप्सूल का पार्ट 13। इसी के साथ हम हमारा ये सेशन का समाप्त करते हैं। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपकी आने वाली अपकमिंग सारी एग्ज़ाम्स के लिए आपको फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।